हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास का चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसमें इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये चैप्टर हमारे हो चुके हैं। नहीं देखा है तो उनको आप जाकर देख लीजिए। आज हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का 7वां टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इसको शुरू करने से पहले बता दे रहा हूं कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर हैं। अब अगर आप केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल या एसएससी जीडी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1, पेपर 2, पार्ट 1, पार्ट 2 सबका आपको कंप्लीट सेट भेजा जाएगा। तो शुरू करते हैं एक बार। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, बाकी वीडियोज भी देख लेना। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसने सर्वप्रथम यह उदाहरण उपस्थित किया था कि जागृत राष्ट्रीय भावना को कुचलना सबसे मुश्किल है। याद कीजिए, हमने 1857 की भारतीय क्रांति में क्या पढ़ा था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने पूंजीवाद को बढ़ाने का मौका दिया। अमेरिका पहला देश बना जिसने वंशानुगत राजतंत्र का अंत करके प्रजातंत्र की स्थापना की। आधुनिक दुनिया में पहला लोकतंत्र हम इसी को मानते हैं। आधुनिक दुनिया में पहला संविधान लिखने वाला अमेरिका को ही मानते हैं। आज के समय अगर देखा जाए 21वीं सदी में, तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी हम यूएसए को ही मानते हैं। अमेरिकी उपनिवेशों और आयरलैंड के बीच संघर्ष जब अनिवार्य था, इसके पीछे कारण यह था कि उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में इतना फर्क था कि अधिक दिनों तक उनके बीच मधुर संबंध कायम नहीं रह सकता था। क्यों? अमेरिकी उपनिवेशों और इंग्लैंड में जो मेन संघर्ष था वो ये था कि बहुत सारे दोनों में अंतर थे। यदि अमेरिका में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की बात करें तो ये कारण इस प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1 है धार्मिक मतभेद। उपनिवेश वासियों और अंग्रेजों के धार्मिक दृष्टिकोण में भिन्नता जो है वो क्रांति का महत्वपूर्ण कारण रही। इंग्लैंड के अधिकांश निवासियों का एंग्लिकनिज्म, व्हाट इज एंग्लिकनिज्म, अगर इसकी बात करें तो इसकी तरफ एक जो एंग्लिकनिज्म था, जो एंग्लो की तरफ जो ध्यान था वो बहुत ज्यादा था और झुकाव भी था। वे बिशप और धर्म के आधिपत्य पर विश्वास रखते थे। उपनिवेशवादी प्यूरिटन मतलब आप देखोगे इस विचारधारा के लोगों के अंदर ज्यादा उनका ट्रस्ट था। वे एंग्लिकन मत से घृणा करते थे, बिशप व्यवस्था और धर्म के आधिपत्य के विरोधी थे। धार्मिक भिन्नता के कारण उपनिवेशवादी इंग्लैंड के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। अब ये दो चीज देखिए, एक तरफ एंग्लिकनिज्म का था और दूसरी तरफ जो प्यूरिटन विचारधारा के लोग थे वो थे। दूसरा है सामाजिक भिन्नता। जो सामाजिक अंतर था इंग्लैंड में और अमेरिका के लोगों में, वो क्या था? अमेरिका की सामाजिक संरचना इंग्लैंड की सामाजिक संरचना से भिन्न थी। इंग्लैंड का समाज सामंतवादी था, जबकि अमेरिका का समाज जनतंत्रात्मक था। इंग्लैंड का समाज रूढ़िवादी और कृत्रिम था, जबकि अमेरिका का समाज मौलिक और आदर्श। देखो कितना बड़ा अंतर है। हम लोगों को सारे अंग्रेज एक जैसे लगते हैं, हम लोगों को सारे गोरे एक जैसे लगते हैं, लेकिन गोरे गोरों में बहुत ज्यादा भेद है। अमेरिका जहां पर आप देखोगे नई विचारधारा, मौलिक, आइडियलिज्म, आदर्शवाद की तरफ है, तो इंग्लैंड रूढ़िवादिता की तरफ और कृत्रिम समाज की तरफ था। अमेरिका जहां जनतंत्र का विचारधारा रखता था, तो इंग्लैंड वहां सामंती विचारधारा रखता था। उसके बाद अंग्रेजों की राजनीति पर धनिकों का प्रभाव था। अंग्रेजी राजनीति में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं था। अमेरिका के समाज में अमीर गरीब की भावना जो है वो कम थी। ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं थी, बट कम थी। उसके बाद है असंतोष शासन प्रणाली। उपनिवेशों में बसने वाले अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड की मान्यताएं और संस्थाएं भी लेते आए थे। उपनिवेशों की शासन प्रणाली असंतोषजनक थी। कार्य प्रणाली और व्यवस्थापिका में निरंतर संघर्ष होता रहता था। उपनिवेश का गवर्नर इंग्लैंड के राजा नियुक्त होता था। इंग्लैंड के राजा के द्वारा नियुक्त होता था उपनिवेश का गवर्नर। गवर्नर का विशेषाधिकार प्राप्त था। वह व्यवस्थापिका सभा की गवर्नर के वेतन को रोककर उस पर नियंत्रण भी रख सकते थे। उसके अलावा
उपनिवेशवासी व्यवस्थापिका सभा को सर्वशक्तिशाली संस्था मानते थे, लेकिन ब्रिटेन की सरकार उसे अधीनस्थ स्थानीय संस्था मानती थी। दोनों में संघर्ष होना जरूरी था। उपनिवेशवासियों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। ब्रिटिश शासकों का विचार था कि उपनिवेशवासियों में शासन करने की योग्यता नहीं है, इसलिए बड़े-बड़े पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता था। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से भी उपनिवेशवादी असंतुष्ट थे। उपनिवेशवादी यहाँ अमेरिका के लोगों को कहा गया है। सेम बहुत से झगड़े जो है वो हमारे जैसे ही थे। फिर है जातीय समानता। उपनिवेशवासियों यानी अमेरिकियों की धमनियों में भी अंग्रेज खून बह रहा था। वे भी अंग्रेजों की तरह स्वतंत्रता और स्वराज के पुजारी थे और गुलामी की जंजीर को तोड़ देना चाहते थे। अपनी ही जाति के लोगों द्वारा शासित होना अमेरिका के लोगों को अनइंटरेस्टिंग सा लगा, उनको रूखा सा लगा, उनको इसमें मजा बिल्कुल नहीं आया। वो इसमें घुटन महसूस करते थे। उपनिवेशवादियों यानी अमेरिकियों का ब्रिटेन के प्रति रुख। इंग्लैंड के सताए हुए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ही उपनिवेशों में जाकर बसे थे। वे स्वतंत्रता की सांस लेना चाहते थे, किंतु जब इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका को भी अत्याचार और अन्याय का अखाड़ा बना दिया, तो वे विद्रोह कर उठे और वो इनसे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। फिर है स्वायत्त शासन की भावना का विकास। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के कारण इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। दूरी और यातायात के साधनों के अभाव के कारण इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। इसलिए उपनिवेशवासियों ने शासन संबंधी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज निकाला और उनमें स्वशासन की भावना जाग गई। इंग्लैंड की प्रजातांत्रिक परंपरा में पीला उपनिवेशवासी उत्तरदायी शासन के गुणों का उपयोग करना वो चाहते थे। उसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व, जन क्रांति का नेतृत्व। अमेरिका की जन क्रांति का नेतृत्व हमेशा, दुनिया में कहीं भी जन क्रांति हो, नेतृत्व हमेशा बुद्धिजीवियों के पास रहता है। चाहे लेनिन हो, चाहे माओ हो, चाहे उसके बाद कार्ल मार्क्स जैसे लोग हों, चाहे आपका नेपोलियन जैसे लोग हों, चाहे भारत में गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोग हों, नेतृत्व हमेशा बुद्धिजीवी और करिश्माई लोगों के पास ही होता है, क्योंकि नेतृत्व का जो लक्षण है वो करिश्माई पर्सनालिटी होता है। उपनिवेशवासियों को संघर्ष का नारा अंग्रेजों से ही मिला था। जॉन लॉक, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ऐसे दार्शनिकों का प्रभाव उपनिवेशवासियों पर पड़ रहा था। वो लोग इनको पढ़ते थे, इनकी किताबों और विचारधाराओं को जानते थे। थॉमस पेन, जेम्स ओरिस जैसे लेखकों ने राजा के दैवी अधिकार के विरुद्ध आवाज उठाई। इससे भी लोगों में जागरण आ गया। उसके बाद व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिबंध। उपनिवेशों के वाणिज्यिक व्यवसाय पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। वे इंग्लैंड के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते थे और न इंग्लैंड के शत्रु देशों के साथ व्यापारिक संबंध कायम रख सकते थे। वस्तुओं का आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध लग गया। इंग्लैंड और अमेरिका के बीच तथा उपनिवेशों और अन्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात ब्रिटिश जहाजों के द्वारा ही होता था। कुछ व्यापार संबंधी कानून भी थे। कुछ वस्तुओं जैसे कपास है, चीनी है, तंबाकू है, ये केवल इंग्लैंड ही भेजी जा सकती थी। वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अमेरिकी लोहा, इस्पात, सूती कपड़ों जैसे आवश्यक वस्तुओं का उद्योग अपने यहाँ अलग नहीं कर सकते थे। औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण अमेरिका की औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति नहीं हो रही थी। इससे अमेरिकी काफी, यहाँ उपनिवेशवासी का मतलब अमेरिकी है, वो काफी असंतुष्ट थे और वे परतंत्रता यानी गुलामी की बेड़ी को तोड़ देना चाहते थे। फिर है सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम। जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ, इसने तस्वीर बदल दी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासियों में आत्मविश्वास की भावना जाग गई। अमेरिकन सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर फ्रांस का मुकाबला युद्ध में किया। उन्हें विश्वास हो गया कि वो अंग्रेजों से अच्छा लड़ सकते हैं। आर्थिक स्थितियों में सुधार और शिक्षा के विकास के कारण उपनिवेशों में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगा। इस वर्ग के लोग स्वतंत्रता के इस संग्राम के अग्रदूत बने और उनको लगा कि अगर वो फ्रांस को हरा सकते हैं तो अंग्रेजों को क्यों नहीं। उसके बाद है तात्कालिक कारण, जो उस समय के एट ए टाइम के जो रीजन हुए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम यानी अमेरिकन रिवॉल्यूशन का तात्कालिक जो कारण है, वो ग्रैनविल के कुछ आपत्तिजनक कार्य थे। ग्रैनविल के आपत्तिजनक कार्य वहां तात्कालिक कारण बने। जैसे 1857 की भारत की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, वैसे ही अमेरिका की क्रांति के तात्कालिक कारण रहे ग्रैनविल के कुछ आपत्तिजनक काम। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट पैदा हो गया था। किसान और मजदूर अपनी सीमा से बाहर जाकर आदिवासियों की भूमि आबाद करना चाहते थे, लेकिन ग्रेनविल ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया।
ग्रेनविल ने नेविगेशन एक्ट कड़ाई से लागू कर दिया। चोर बाजारी संबंधी मामलों की जांच के लिए एडमिरल्ट्री कोर्ट की स्थापना कर दी गई। 1733 में मोलासिस एक्ट बना। A British law that imposed a tax on molasses, sugar and rum imported from non-British foreign colony into the North American। जो नॉन ब्रिटिश कॉलोनियों से नॉर्थ अमेरिकन की तरफ जो इंपोर्ट हो रहा था ये सामान, इसके ऊपर टैक्स लगाया गया। ग्रेनविल ने चुंगी की वसूली में सख्ती दिखा दी। बंदरगाहों पर अंग्रेज कर्मचारी तैनात हो गए और टैक्स नहीं देने वालों के घर की तलाशी ली जाती थी। यानी बड़ा शोषण होता था। तालिबानी साम्राज्य एक प्रकार से हो गया था। 1765 में स्टैंप एक्ट बना दिया गया। अब अखबारों, कानूनी कागजातों, बंधक संबंधी दस्तावेजों और इश्तिहारों पर सरकारी टिकट लगाना अनिवार्य हो गया। इस कानून के कारण उपनिवेशों के पात्र प्रकाशकों, इश्तिहार निकालने वालों, वकीलों, व्यापारियों को बाहरी नुकसान हुआ। उपनिवेश वासियों यानी अमेरिकियों के विरोध का कारण 1766 में स्टाम्प एक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार हमेशा के लिए रहेगा। ये कुछ चीजें थी भाई जो अमेरिकी क्रांति की महत्वपूर्ण चीजें थी। यानी इसमें आपको सब चीजें देखनी है, चाहे वो क्रांति के जो मेन मेन लोग थे वो देखना है, चाहे क्रांति के कारण क्या थे, कौन सी वजह बनी और फिर कौन से तत्कालिक कारण बने, वो सब आपने इसके अंदर देखना है। ये था आपका आज का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का 7वां टॉपिक था। अमेरिका की जो क्रांति थी या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।